हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड वाले पार्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड वाले पार्ट जिसमें अधिनियम आता है, योजनाएं आती हैं, कंप्यूटर आता है, रीजनिंग आता है, तर्क शक्ति आता है। तो 2017 में कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, 2017 में, और अभी 2020 में राजस्थान के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैथ के भी रहेंगे तो वो भी करवा दूंगी, तो वो भी करते जाइए। उन्हीं टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिनोडर्मा जो होता है, इसको फिनोडर्मा, फिनोडर्मा एक अलग चीज होती है, फफूंद होती है, और ये है फिनोडर्मा। ये फिनोडर्मा जो होता है वो किसके कारण होता है? खनिजों की कमी के कारण होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होता है, या बसी अम्लों की कमी के कारण होता है, या इनमें से किसी कारण से नहीं होता है। तो ये जो फिनोडर्मा होता है ना, जब हमारे शरीर में स्पेशली विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी होती है, और विटामिन बी की कमी हो जाती है, तब होता है। और जब पूरे वसीय अम्लों की कमी हो जाती है तब फिनोडर्मा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वसीय अम्लों की कमी। लेकिन अगर हम इसको पूरा देखा जाए कि आमतौर पर इसमें किसकी मेन कमी होती है, तो विटामिन ए की, विटामिन ई की, विटामिन बी की, इन सब की कमी हो जाती है। और सबसे जो मुख्यतः जो आधारीय कमी होती है वो होती है वसीय अम्लों की कमी। इसके कारण क्या हो जाता है, त्वचा में एक प्रकार त्वचा जो हो जाती है एक रूखी रूखी सी हो जाती है। और कुपोषण, जो कुपोषण का ही एक प्रकार होता है फिनोडर्मा। और ये फॉलिकुलर हाइपर केरोटोसिस एक शब्द होता है जिसमें त्वचा जो होती है बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, उसका ही एक टर्म होता है फॉलिकुलर हाइपर केरोटोसिस, जिसमें ये जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है। विटामिन ए के निम्न स्तर के साथ ये आरंभ होता है, और जैसे विटामिन ए आगे आगे बढ़ता है, इसमें विटामिन ई की कमी भी हो जाती है, बी की कमी हो जाती है, फैटी एसिड की कमी हो जाती है, जिसके कारण संपूर्ण कुपोषण हो जाता है। तो होती तो विटामिन बी की कमी भी है, लेकिन ओवरऑल जो कमी होती है वो वसीय अम्लों की कमी के कारण होता है। तो फिनोडर्मा किसके कारण होता है? वसीय अम्लों की कमी के कारण होता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे वसीय अम्ल नहीं होगा और विटामिन ए होगा तो विटामिन ए की कमी से भी ये यहाँ पे आंसर में विटामिन ए भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? मतलब हम एक एक पेज को अधिकतम कितना प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं? तो अधिकतम 400% तक जूम कर सकते हैं। अधिकतम 400% तक कर सकते हैं और न्यूनतम 10% तक कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? अधिकतम जूम कर सकते हैं 400% तक, और निम्नतम कितना कर सकते हैं? निम्नतम 10% तक कर सकते हैं। मतलब न्यूनतम कितना कर सकते हैं? 10% तक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम 400% और न्यूनतम 10% कर सकते हैं। देखो, ये आकृति दी गई है, इसमें आपको वर्गों की संख्या निकालना है। इस प्रकार का जब क्वेश्चन होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए और वर्ग निकालना है, केवल वर्ग निकालना है। नॉर्मल सेम आकार में वर्ग दिया हो, कुछ ऐसा नहीं दिया चारों तरफ से ऊपर नीचे हो, इधर से बड़ा दिया हो, इधर से छोटा दिया हो, ऐसा नहीं दिया हो। पूरा का पूरा बराबर आकार का दिया हो चारों तरफ, मतलब यहाँ से भी नंबर सेम हो और यहाँ से भी नंबर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, इनको एक नंबर दे देते हैं। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर दे दिया, अब हम इनका वर्ग निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इन सारों के स्क्वायर को प्लस कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 4 और 1 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 और 5 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कुल 30 वर्ग हैं। क्या करना है, नंबरिंग लिखना है, नंबर जितने जो भी नंबर लिखे उनका वर्ग करना है और उसको जोड़ देना है। जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इन सबको प्लस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 30 हो जाएगा। अगला है, 2019 के बाद 2024 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? ये सांझी ग्राम योजना को हम सांसद आदर्श ग्राम योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद आदर्श ग्राम योजना भी बोलते हैं। ये जो सांसद आदर्श ग्राम आई थी, ग्रामों को गोद लेने के लिए आई थी, ये योजना आई थी 11 अक्टूबर 2014 को। कब आई थी? 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। इसमें जो सांसद रहते थे वो गाँव को गोद लेते थे और फिर उन गाँव का विकास करते थे। उन गाँव को एक मॉडल गाँव बनाया जाता था।
2019 के बाद से 2024 तक इस योजना के अंतर्गत ये बोला गया कि हर मतलब सांसद को कम से कम 5 गांव लेने रहेंगे और उनका विकास करना होगा, उन गाँव का जीवन स्तर में सुधार करना होगा। साझी योजना कब आरंभ हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 के लिए आरंभ हुई थी। किस लिए आरंभ हुई थी? ग्रामीणों के जीवन में सुधार करने के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को किस वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर दिया था? जनजातीय मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्य मंत्रालय से अलग किया था 1999 में। कब कर दिया था? 1999 में किया था। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कब बना था? 2004 में बना था। इसके अलावा जनजाति से एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जनजाति संस्थान है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 26 जनजाति संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है ना। इसके अलावा एक ये पूछा था कि किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग बने थे? तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा बने थे। किसके? 89वें संविधान संशोधन द्वारा बने थे जाति आयोग और जनजाति आयोग। ये सारे ही फैक्ट ये आप देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल को पढ़ने के चक्कर में बेसिक क्वेश्चन मत भूलिए। बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस लेवल आएगा, आपके 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे तो किसी से नहीं बने। उन 3-4 क्वेश्चन के लिए बेसिक क्वेश्चन से अपना ध्यान मत हटाइए। पता चला यहाँ पे करने लगे हुए हैं और बेसिक क्वेश्चन छूट गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, लेकिन योजनाएं आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, अधिनियम आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, स्वास्थ्य वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आपको ये कहीं पर भी आपको इसके एमसीक्यू प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए या आप हमारा प्रैक्टिस बैच ले लीजिए। हम इसमें टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू करा रहे हैं और साथ में अगर थ्योरी भी दे रहे हैं तो उसके साथ ट्रिक करा रहे हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करवा रहे हैं सारे। कल हमने पूरा टीकाकरण याद करवाया है, किस वैक्सीन को कब शामिल किया गया, इसके अलावा कौन सा वैक्सीन किस कोण पे दिया जाता है ना, और इसके अलावा कौन सी वैक्सीन किल्ड है, कौन सी लाइव है, सार्वभौमिक टीकाकरण में कौन कब आया, रोग, इन रोगों की खोज किसने की, इन वैक्सीन की खोज किसने की, ये हमने ट्रिक से याद कराई है। ट्रिक से याद करने में याद ही नहीं करना पड़ता है, हमारी वीडियो देखकर ही स्टूडेंट को याद हो जाता है। इसके अलावा जितने भी अधिनियम हैं, आज रात को या कल सुबह हमारे बैच में अधिनियम के 2000 एमसीक्यू की ई बुक दी जाएगी, जिसमें सारे अधिनियम रहेंगे, पुराने से लेके करंट अफेयर तक महिला और बच्चों से संबंधित जितने अधिनियम हैं सारे इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा हमारी एक और ई बुक तैयार की जा रही है विभागीय योजनाओं की, वो भी इसी बैच में दी जाएगी। इसमें जनजाति विभाग की योजनाएं, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, महिला बाल विकास विभाग की योजनाएं, ये सारी योजनाएं कंप्लीट रहेंगी। निःशक्त जन विभाग की योजनाएं, सारी योजनाएं यहाँ पे कंप्लीट रहेंगी। और आप केवल आपको लास्ट एग्जाम लास्ट में यही लगाना है। आप अगर 20 तारीख के बाद भी हमारी ई बुक लगाओगे ना, तो आपका पूरा का पूरा, हम एक पूरे के पूरे भागों की अलग अलग ई बुक दे रहे हैं। जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देंगे हम 500 एमसीक्यू, आपको केवल वही करना है। स्कूल पूर्व देखभाल के हम आपको 1040 एमसीक्यू देंगे, आपको वही करना है। श्रम नीति श्रम कानून के हम करीब आपको 200 प्रश्न देंगे, वही करना है। इसी में आपको प्लस 100 एड्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। बाल देखरेख संस्थान के करीब 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा ये एमसीक्यू के अलावा हम ट्रिक्स भी दे रहे हैं, ट्रिक की वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम जीतेंगे बैच में। इनकी थ्योरी भी उपलब्ध करा रहे हैं, अगर आपको थ्योरी भी करना है तो उनकी थ्योरी भी उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये बचे हुए जो दिन हैं 18, इनमें भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली जो मेन टॉपिक हैं उन पर टारगेट करके, जो मेन चीज़ें हैं उन पर टारगेट करके, कुछ फैक्ट करंट अफेयर्स के जैसे बजट के हुए, कुछ जो स्वास्थ्य के फैक्टर हुए हैं उनको भी आपको तैयार करना रहेगा। तो वो हम हमारे बैच में सारा ही तैयार करवा देंगे। और सारे टॉपिक वाइज हो, जैसे कि आईसीएमआर है वो भी ट्रिक द्वारा आपको मिल जाएगी, रोगों की खोज करता है वो भी ट्रिक द्वारा मिल जाएंगे। सारे कठिन टॉपिक की ट्रिक आपको मिल जाती है, तो आपको याद नहीं करना पड़ता है। तो जनजाति कार्य मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कब अलग किया? 1999 में। एक और चीज़ हमारे ग्रुप में होती है कि हम रोज़ टेस्ट लेते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं और शाम से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। टेस्ट क्विज बोर्ड पर होते हैं, टेलीग्राम पर होते हैं, कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है, सारा कुछ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से होता है। टेलीग्राम पर ही टेस्ट होता है, टेलीग्राम पर ही PDF होती है, टेलीग्राम पर ही वीडियो लेक्चर्स होते हैं।
आपको जाना है, अपना सर्च करना है, आपको जो टॉपिक लेना है आपको सर्च करना है, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी मैं आप अपने से पढ़ना चाहें तो अपने से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं डेली का टारगेट देती हूँ, उसकी तैयारी करवाती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट लेती हूँ। टेस्ट आपको याद करने से सबसे ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। याद भी नहीं करोगे, केवल टेस्ट ही टेस्ट दोगे ना, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 15 तारीख से बीएससी के एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगी, सुबह शाम प्रैक्टिस चलेगी बच्चों की। जितने क्वेश्चन है बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये तैयारी बिल्कुल एकदम बेस्ट हो जाएगी। सती प्रति प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विनियमन किस वर्ष पारित हुआ? देखो विनियमन पूछ रहे हैं, ये सती प्रथा निषेध अधिनियम नहीं पूछ रहे हैं। विनियमन मतलब नियम कब बने थे, इसके लिए ये पूछ रहे हैं। तो ये बने थे 1829 में। कब बने थे? 1829 में बने थे। विलियम बेंटिक ने बनाए थे। कब बनाए थे? विलियम बेंटिक ने ये बनाए थे, विलियम बेंटिक ने बनाए थे। इसके बाद 4 सितंबर 1987 को सती प्रथा अधिनियम भी पारित हुआ था। 4 सितंबर 1987 को जो वर्तमान का सती प्रथा अधिनियम है, जिसमें सती अगर सती इच्छा से सती हो रही है तो भी वो सती प्रथा ही कहलाएगी। उसको ज़बरदस्ती सती प्रथा में धकेला जा रहा है वो भी सती कहलाएगा। उसको तो मर्डर करेंगे और जो व्यक्ति उकसाएगा सती को सती बनने के लिए, उसको वही सज़ा होगी जो किसी व्यक्ति को मर्डर की होती है, मतलब उम्र कैद की सज़ा उसको दी जाती है। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विनियमन किस वर्ष पारित हुआ? 1829 में पारित हुआ था। विलियम बेंटिक द्वारा इसको लाया गया था, राजा राम मोहन की सहायता से। इसके अलावा जो सती प्रथा अधिनियम कब आया था, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब आया था? तो ये 1987 में आया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 में आया था और उसको सबसे पहले राजस्थान सरकार ने अपनाया था। किसने अपनाया था? राजस्थान सरकार ने अपनाया था। अगला है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक जो था वो 2009 में पारित हुआ था। कब हुआ था निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक? 2009 में पारित हुआ था। और ये लागू कब? ये अधिनियम पारित तो हो गया था 2009 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटीई एक्ट को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया था? तो 1 अप्रैल 2010 से आरटीई को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया था। ये अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। किसके? अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया है और इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। और अनुच्छेद 21 को जोड़ने के लिए संविधान में 86वां संशोधन किया गया है। 86वां संविधान संशोधन कब किया था? 2002 में किया था। 86वां संविधान संशोधन कब किया था? 2002 में किया था। अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भी जो है शिक्षा की बात करता, सॉरी अनुच्छेद 51 ही, अनुच्छेद 45। ये क्या करता है कि ये बोलता है कि 6 वर्ष से कम बच्चों की जो अनौपचारिक शिक्षा दे रहती है ना, उसकी बात करता है। जबकि अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की बात करते हैं। तो ये अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। अगला है, MS वर्ड टेक्स्ट को जब स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंच जाती है, मतलब यहाँ पे हम लिख रहे हैं और हम यहाँ पर पहुंच गए, बिल्कुल दाहिने पे पहुंच गए। अब हमें यहाँ पे अगली लाइन पे जाना है ना, अगली लाइन पे स्थानांतरित करना है। तो इनमें से किसका प्रयोग हम करेंगे? अब जो यह अगली लाइन पर जो स्थानांतरित होगा वर्ड हमारा, इस लाइन, यहाँ पे लाइन खत्म हुई तो अब हमारा वर्ड ऑटोमेटिकली अगली लाइन पर आ जाएगा। तो जो ऑटोमेटिकली अगली लाइन पर आएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्ड रैप। उसको क्या बोलते हैं? वर्ड रैप बोलते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट लिखते समय जब दाहिने लाइन ख़त्म हो जाती है तो कर्सर जो होता है वो नीचे वाली लाइन पर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्ड रैप बोलते हैं। अगला है 15,000 रुपये का 15,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह की गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, सॉल्व आपको कर लेना है कि किस तरह से करना है, बाकी सॉल्व इसको आप कर लेना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, सब लोगों ने ये पढ़ा होगा,
P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 6 माही गणना बोल रहा है। कौन सी गणना बोल रहा है, 6 माही गणना बोलता है। 6 माही गणना में जब जब भी 6 माही की गणना आती है तो क्या होता है, उसमें जो समय होता है वो दुगना हो जाता है। समय क्या होता है, समय दुगना हो जाता है और दर क्या हो जाती है, दर आधी हो जाती है। समय दुगना हो जाता है और दर क्या होती है, आधी हो जाती है। बाकी हम इस पूरे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि पी की जगह हम क्या रख देंगे, 15,000। 15,000 प्रिंसिपल है, 15,000 मूलधन है, तो पी की जगह हम 15,000 रख देंगे। इसके अलावा 1 की जगह 1 रख देंगे। इस आर की जगह पर, आर मतलब क्या होता है, रेट, मतलब दर जो होती है वो होती है, दर यहाँ पे कितनी है, 5% है, लेकिन दर कितनी हो जाएगी, क्योंकि गणना 6 माही कर रहे हैं तो दर आधी हो जाएगी। मतलब 5% दर है तो दर आधी हो जाएगी, 2.5% हो जाएगी। और समय जो 2% है वो समय कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो समय को दोगुना हो जाएगा। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2.5 की पॉइंट हटा देंगे और नीचे 0 आ जाएगा। इसका इसमें इंटू कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15,000 तो नीचे इंटू में ही आ रहा है। 1,000 में 1,000 ऊपर आया तो 1,025 नीचे ऊपर आ जाएगा और नीचे 1,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। 15 में 1,025 का इंटू करके माइनस में हम 1 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये आपको ध्यान, इस वैल्यू, इस सूत्र में ही केवल आपको वैल्यू पुट करके इंटू और डिवाइड करके आंसर निकालना है। ये आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखना है, आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो 6 माही अगर गणना करते हैं तो समय कितना हो जाता है, समय जो होता है दुगना हो जाता है और दर कितनी होती है, आधी हो जाती है। बस इस सूत्र में आपको मान रख देना है, इस सूत्र में बस मान रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल की जगह क्या रख दोगे, 15,000 रख दोगे। आर की जगह क्या रखोगे, क्योंकि दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, तो 2.5 रख दोगे। और समय की जगह समय 2 था तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे नीचे एक 0 आ जाएगा तो 1,000 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 1,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1,000 का 1 में कर दो, 25 का 1 में कर दो और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,000 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ 1। अब 15,000 इंटू क्या हो जाएगा, 1,025 में जब हम 1,000 में जब 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,025 हो जाएगा, 1,025 हो जाएगा। और ये 000 से ये 000 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फिर 15 में हम 1,025 का इंटू करके 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है आपको। बस चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है और आप मान रख सकते हो। इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि 6 माही की अगर गणना कर रहे हैं तो समय क्या हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है और दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको अगर और सॉल्व करके भी देखें तो जैसे कि आया था, यहाँ पे क्या आया था, 15,000 आया था। यहाँ पे क्या हुआ था, 1,000 प्लस 25 हो गया था तो मतलब 1025 हो गया था। बटे में 1,000 हो गया था, माइनस 1 हो गया था। 15,000 1,025 में जब हम जोड़ेंगे तो 1,025 हो जाएगा, अपॉन में 1,000 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। 1025 में हम किसका इंटू कर लेंगे, 25 का इंटू कर लेंगे, 15 का इंटू कर लेंगे 10, और जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है सो। जो होता है सो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जाता है। जो सो होता है कंप्यूटर में जो दिखाते हैं हम किसी भी चीज़ को, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जेपीजी का उपयोग करते हैं। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जेपीजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, है ना। तो इसका उपयोग भी सो के लिए कर सकते हैं। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट का उपयोग भी कर सकते हैं। बेब WAV का फुल फॉर्म होता है, ये आता है WAV का फुल फॉर्म, याद रखना। वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसको बोलते हैं। वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट हम WAV को बोलते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। इस प्रकार के फुल फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको वीडियो में भी जो इंटरनेट है उसके फुल फॉर्म कराए थे, और अभी मैं आपको एक MS ऑफिस के फुल फॉर्म भी लेके आऊँगी। इसको बोलते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट बोलेंगे, GIF को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं, और JPG को बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप।
उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला बोलता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है हिंदू अधिकार 1956 में, देखिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 1956 के तहत बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत अधिकार प्रदान किया। देखो 1956 में नहीं किया है, ये किया है 2005 में। तो पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 17 जून 1956 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था। इसमें 4 अध्याय हैं, और इसमें 31 धाराएं हैं। 31 धाराएं। डेट याद रखिएगा कब आया था? 17 जून 1956 को आया था। 2005 में जो संशोधन आया था उसमें आया है कि जो बचपन से ही जो बेटी होगी वो पिता की संपत्ति की हकदार होगी। जो उसका बेटे का रहेगा वही उसको बराबरी का पार्ट उसकी बेटी को भी मिलेगा। ये 2005 के संशोधन में बोला है, 1956 के में नहीं बोला है, इसलिए ये दोनों ही आंसर गलत हो जाएंगे। अगला है एंड्रॉइड स्टैक के आधार पर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? एंड्रॉइड स्टैक के आधार पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एंड्रॉइड स्टैक के आधार पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कब किया गया था? तो स्वस्थ भारत स्वस्थ बच्चे इस योजना का आरंभ, देखो वैसे तो इसको योजना का आरंभ 2017 से हो गया था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर जो 2017 में पेपर पूछा गया था उसमें यहाँ पे 2016 ही आंसर था, क्योंकि 2016 में इसकी घोषणा हो गई थी। फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से इसको 2017 में आरंभ किया गया था। इसमें छात्रों के लिए संतुलित आहार, योग और उनकी दैनिक दिनचर्या पर जोर दिया जाता है, ताकि बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तभी वो आगे अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो कब आरंभ हुआ इसको? 2016-17 के सत्र में इसको आरंभ हुआ। किसके माध्यम से हुआ? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से आरंभ हुआ। हम एक स्वास्थ्य की आपको एक ई बुक दी है मैंने आपको, ग्रुप जिन्होंने हमारा ज्वाइन किया होगा उनको मिली होगी। उसमें 400 वन लाइनर है स्वास्थ्य के, और इसके अलावा उसमें करीब 300 प्लस MCQ, उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर हैं उसके, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक और स्वास्थ्य की वीडियो दूंगी, एक PDF दूंगी जिसमें जितने भी स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम रहेंगे उसमें वो कवर रहेंगे, और ट्रिक से याद करवा दूंगी, तो याद करने का झंझट भी नहीं रहेगा कि इतने कम समय में कैसे याद करोगे। अगला है वन बंधु कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? वन बंधु कल्याण जो योजना है वो 2014 में आरंभ हुई। वन बंधु कल्याण योजना कब आरंभ हुई है? 2014 में आरंभ हुई थी। 28 अक्टूबर 2014 को इसको आरंभ किया गया। कब किया गया? 28 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, और इसमें आदिवासी क्षेत्रों के त्वरित विकास पर बल दिया गया। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ही इसको आरंभ किया गया था, जिससे वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो उनकी वन उपज से ही वो अपनी कमाई कर पाएँ। इसके लिए ये वन बंधु कल्याण योजना आरंभ हुई थी। इसके लिए ऋण भी प्रदान किया जाता था। ये कब आरंभ हुई है? 2014 में। जनजाति वाली जो योजना है उसमें ये वन बंधु कल्याण योजना के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो उसमें वन बंधु कल्याण योजना आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है स्तनियों के किस अंग में ग्लीसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं यकृत में। ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में पाए जाते हैं। जो आपका जो यकृत होता है उसके चारों तरफ एक संयोजी ऊतक पाया जाता है। उसके चारों तरफ एक संयोजी ऊतक पाया जाता है। उस संयोजी ऊतक को ही हम क्या बोलते हैं? उस संयोजी ऊतक को ही हम गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। ग्लीसन्स कैप्सूल होते हैं। एक ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस किडनी में पाया जाता है, ये ग्लीसन्स कैप्सूल होते हैं। ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में पाए जाते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1 से 1.5 किलो होता है। सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि होती है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि वसा का जो पाचन है, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वसा का जो वसा का पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? आप लोग सारे मुझे इसका आंसर देंगे कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है। सारे लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट में कि वसा का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कर सफाई कर्मचारी वित्त व विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत एक औद्योगिक संस्थान होते हैं? तो ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी होते हैं वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जब भी किसी निःशक्त जन की बात होती है, निःशक्त योजनाएं हो, अधिनियम हो, वो सारे के सारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किसके? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आते हैं। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? दाल तो नहीं दी जाती, तो ये तो नहीं आएगा। गेहूं, दाल और स्थूल ये भी नहीं दिया जाता। दाल नहीं दी जाती, दाल वाला तो आएगा ही नहीं। दाल नहीं दी जाती तो दाल नहीं आएगा। चावल, गेहूं, स्थूल अनाज ये आ जाएगा। स्थूल अनाज का मतलब होता है मोटे अनाज। स्थूल अनाज का मतलब क्या होता है? मोटे अनाज होता है। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग रेट के अनुसार इनमें सब्सिडी के अकॉर्डिंग रेट दिया जाता है। जैसे कि 3 रुपये किलो चावल दिए जाते हैं, 2 रुपये किलो गेहूं दिए जाते हैं और 1 रुपये किलो मोटे अनाज दिया जाता है। कुल जो खाना दिया जाता है, कुल 35 किलो एक परिवार को दिया जाता है और प्रति व्यक्ति जो दिया जाता है वो 5 किलो दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको वर्तमान में आंगनवाड़ी से जोड़ दिया गया है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ था, इसका अध्यादेश तो 5 जुलाई को लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ये लागू हुआ था 10 सितंबर से 12 सितंबर 2013 में। मतलब 10 सितंबर 2013 में इसको आरंभ किया गया था। तो याद रखना, सितंबर 2013 में इसको लागू किया गया। ये जो अधिनियम है ये 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। किसको? 75% ग्रामीण आबादी को कवर करता है और 50% ये शहरी आबादी को कवर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें गेहूँ, चावल और मोटे अनाज दिए जाते हैं। मोटे अनाज को हम क्या बोलते हैं? स्थूल अनाज बोलते हैं। सितंबर 2013 में ये लागू हुआ, 5 जुलाई 2013 को इसका अध्यादेश लागू हुआ था। ठीक है, 37 धाराएं हैं, 5 अध्याय हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित हुआ था? 1990, 91, 92 या 93? राष्ट्रीय महिला आयोग जो गठित हुआ था वो 1992 में गठित हुआ था। राष्ट्रीय जनवरी 1992 में इसका गठन हुआ था। और बात करें अगर मध्य प्रदेश महिला आयोग कब गठन हुआ था, तो मध्य प्रदेश जो महिला आयोग गठित हुआ था वो 1998 में हुआ था। मध्य प्रदेश महिला आयोग 1998 में हुआ था और राष्ट्रीय महिला आयोग जनवरी 1992 में हुआ था। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। कौन थी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और वर्तमान में विजया हैं। विजया साराहार्ते जो है वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया जाएगा? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन का मतलब होता है रूरल प्लस अर्बन, दोनों। रूरल प्लस अर्बन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों के लिए ये योजना लाई गई थी। ये योजना, इस मिशन को मंजूरी कब मिली थी? 16 सितंबर 2015 को इसको मंजूरी मिली थी और इसकी शुभारंभ हो गया था 21 फरवरी 2016 को। कब हो गया था? 21 फरवरी 2016 को इसका आरंभ हो गया था श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन का पहले चरण का। अब ये बात कर रहे हैं कि इसके पहले चरण में कितने क्लस्टर मतलब कितने समूहों को मिलाया गया, कितने गांवों को और शहरों की देखभाल की बात की गई। देखो, कुल इसमें कुल जो विकास की बात की गई थी वो उसमें 300 क्लस्टर का विकास करना था। कुल 300 क्लस्टर का विकास करना था, लेकिन पहले चरण में 100 क्लस्टर के विकास की बात की गई थी। पहले चरण में किसकी की गई थी? पहले चरण में 100 क्लस्टरों के विकास की बात की गई थी। कब आरंभ हुआ था? 16 सितंबर 2015 को आरंभ हुआ था और घोषणा हुई थी 16 सितंबर 2015 को और 21 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मतलब आरंभ ही कर दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अर्बन क्लस्टर बनाए जाते हैं। इसका मकसद था, इस मिशन का उद्देश्य था कि ग्रामीण और शहरी जो विभाजन है वो कम हो पाए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस योजना का मकसद था कि ग्रामीण और शहरी विभाजन कम हो पाए, तो इसी योजना का मकसद था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का ही उद्देश्य था कि गाँव और शहरों में विभाजन जो है वो कम हो पाए।
अगला है अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था अनुसूचित जाति के लिए, वो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था। अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, दोनों के लिए ही राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था 2004 में। इसके लिए अनुच्छेद 338 का जोड़ा था, जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। अनुसूचित जाति के लिए 338 में स्थापना हो गई थी और अनुच्छेद 338 का में जनजाति के लिए स्थापना हुई थी। ये एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि ये अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना है। तो चाहे अनुसूचित जाति आ जाए, चाहे अनुसूचित जनजाति आ जाए, गठन आपका 2004 ही आएगा। ठीक है। और 89वें संविधान संशोधन के तहत ये पारित हुआ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अलग आयोग बनाया जाएगा। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि किस संशोधन में ये कहा गया कि जाति और जनजाति के लिए अलग आयोग बनाया जाएगा। तो 89वें संशोधन अधिनियम में बोला गया। अगला क्वेश्चन है 8900 को एक्स वाई जेड इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स और वाई के हिस्सों का अनुपात 4:5 है और वाई और जेड के हिस्सों का अनुपात 6:7 है। वाई का हिस्सा क्या है? देखो इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे अपन लिख लेंगे पहले एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, एक्स रेसो वाई रेसो जेड। एक्स और वाई के हिस्सों का अनुपात कितना है? 4:5। तो अपन इसकी जगह क्या लिख लेंगे? 4:5 लिख लेंगे। वाई और जेड के हिस्से का अनुपात कितना है? 6:7। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? 6:7 लिख लेंगे। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इसमें इंटू करते हैं। 4 का 6 में इंटू करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 6 चौको 24 आ जाएगा। 5 का 6 में इंटू करेंगे तो 5 छक्का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? इस 5 का 7 में इंटू करेंगे तो 5 7 क्या हो जाएगा? 35 आ जाएगा। इसका इसमें सीधा करेंगे और फिर इसका इसमें तो क्या हो जाएगा? 24 30 और 35 हो जाएगा। अब ये जो 24 है वो किसका अंश है? एक्स का अंश है। ये जो 30 है ये किसका अंश है? ये वाई का अंश है। और जो जेड है वो किसका अंश है? 35 का अंश है। कुल राशि कितनी है? कुल राशि और अब अगर हम 24 30 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 30 और हम 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 89 आएगा। ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 89 आ रहा है। ये जो अनुपात निकाला है। अब आप इतना ध्यान रखना क्योंकि ये हट जाएगा। अब उनने अपन से किसका हिस्सा पूछा है? बाई का हिस्सा पूछा है। बाई का हिस्सा कितना है? 30 है। ठीक है। बाई का हिस्सा कितना है? 30 है। टोटल कितना है? 89 है। तो बाई का हिस्सा 30 है, टोटल कितना है? 89 है। तो 30/89 इंटू 8900 अपन कर लेंगे। मतलब जो टोटल आया है, जो अपना बाई का हिस्सा, क्योंकि अपन को बाई का ही हिस्सा निकालना है और बाई का हिस्सा अपना कितना आ रहा है? बाई का हिस्सा अपना कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो अपन क्या कर लेंगे? 30 ऊपर लिख लेंगे। टोटल कितना आ रहा है? नीचे टोटल आ जाएगा 89 इंटू क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ पे कुल संख्या कितनी थी? 8900 थी। कुल संख्या कितनी थी? 8900। तो ये 89 से ये 89 कट जाएंगे। 30 में जब 00 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार और बता देती हूँ छोटा करके, इससे पूरा आ जाए। देखो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। ठीक है। ये दिया हुआ है। इसमें बोल रहे हैं जो एक्स है और ये जो वाई है इसका अनुपात कितना है? 4:5 है। एक्स का कितना है? एक्स और वाई का 4:5 है। वाई और जेड का कितना है? वाई और जेड का है 6:7। ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? 4 का 6 में इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है। 5 का 6 में कर लो तो कितना आ जाएगा? 30। और ये 5 का 7 में कर लो तो कितना आ जाएगा? 35। ठीक है। ये तीनों अनुपात आ गए। इस तरह के सवालों में ऐसे ही इंटू करते। अब हम जब इन तीनों को प्लस करेंगे 24 + 30 + 35 तो इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। इन तीनों का टोटल हमें यहाँ पे किसका निकालना है? किसका हिस्सा निकालने का बोला है? उन्होंने बाई का हिस्सा निकालने का बोला है। तो बाई का हिस्सा कितना आ गया? ये बीच वाले का बाई है। ये बाई का हिस्सा कितना आ गया? 30 आ गया है ना। टोटल कितना आया है? तीनों का हिस्सा टोटल तीनों का आया है 89। इन्होंने कुल राशि कितनी दी है? मतलब ये जो 3 हिस्से में बांटे हैं, ये तीनों हिस्सों को कुल कितनी राशि में बांटा है? 8900 में बांटा है। ठीक है। ये 89 से ये 89 कट जाएगा। 30 में 00 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 3000 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा।
इस प्रकार अपन को ऐसे ये एक ना एक सवाल इस तरह का आता ही है, तो इन सवालों को बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँ, कुछ कुछ जैसे कि कुछ टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुए, है ना, इस तरह का परसेंटेज वाले सवाल हो गए, रेशो वाले सवाल हो गए, और एवरेज वाले सवाल हो गए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और आकृति वाले सवाल हो गए, इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार। तो अगर आप चाहते हैं तो सारे लोग कमेंट कीजिएगा कि आप ये पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन 2017 में आया था। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, एक कोई व्यक्ति है ना, एक कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी है, ठीक है, ये लड़की खड़ी है फ्रॉक पहन के, सुंदर सी, है ना, ये लड़की खड़ी है। अब इस व्यक्ति ने इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वह मेरे दादाजी के, मतलब इसके दादाजी के, इसके दादाजी होंगे, इसके दादाजी के एकमात्र पुत्र की। तो इसके दादाजी का एकमात्र पुत्र इस लड़के का क्या हुआ? पापा ही हुआ ना, है ना। तो इस मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, और ये एकमात्र पुत्र है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? बहन। ये एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाला भी पूछा गया है, तो ये भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेने हैं। कायाकल्प जो योजना होती है वो कौन सी श्रेणी के लिए सर्वप्रथम आरंभ किया गया है? कायाकल्प योजना को सबसे सर्वप्रथम जो आरंभ किया गया था वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आरंभ किया था। सबसे पहले इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आरंभ किया था। 15 मई 2015 को इसको आरंभ किया था। किसमें? 15 मई 2015 को इसको आरंभ किया था। और ये जो योजना है, इसके अधीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अधीन 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक राज्य के 2 सर्वश्रेष्ठ जिले अस्पताल को दिए जाते हैं। 2 पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? जिला अस्पताल को दिए जाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। और 2 पुरस्कार जो होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया जाता है, और 1 पुरस्कार जो होता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया जाता है। इस प्रकार से 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। जिला स्तर पर जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। जिला स्तर पर जो दिया जाता है। सामुदायिक स्तर पर 15 लाख रुपए और 10 लाख दिए जाते हैं। मतलब जिला स्तर पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 50 और 20 लाख दिए जाते हैं। मतलब पहले प्रदर्शन वाले को 50 और दूसरे वाले को 20। सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पर कितने दिए जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 लाख और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर विजेताओं को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार ये जो राशि वितरित की जाती है कायाकल्प योजना में। अगला है, यदि संतरे को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, तो कौन सा दूध से प्राप्त किया जाता है? देखो, मक्खन को साबुन कहा जाता है। अगर मक्खन को साबुन कह रहे हैं तो दूध से क्या प्राप्त किया जाता है? दूध से तो मक्खन ही प्राप्त किया जाता है ना। तो कौन सा दूध से प्राप्त किया जाएगा? कौन मक्खन को क्या बोलते हैं? साबुन। तो कौन प्राप्त किया जाएगा? साबुन प्राप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका को कितने वर्ष तक की उम्र तक सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकती है? फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं आप, ये हमारा हम जीतेंगे बैच ऑफर है। निर्णायक 18 दिनों के लिए ये बैच अप हो चुका है। कठिन से कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। पूरे हम बजट के क्वेश्चन आपको जो पिछली बार पूछे गए थे और जो इस बार भी पूछे जाना है वो सारा हम ट्रिक से करवाएंगे। सारी थ्योरी ट्रिक से करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे मेन चीज़ है ये टेस्ट 15 तारीख को हमारा पीएससी का बैच जो है वो उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है 16 तारीख को। उसके बाद से दिन भर शाम भर आपका केवल सुपरवाइज़र का ही टेस्ट चलेगा। अभी जो टेस्ट चलता है वो शाम से स्टार्ट हो जाता है, 6-7 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, और रात को 10 बजे फाइनली टेस्ट होता है। एक दिन पहले ही टॉपिक बता दिया जाता है। इसमें करीब आपको 15,000 MCQ मिलेंगे सारे टॉपिक की। हर टॉपिक वाइज इस ई बुक आपको मिलेगी। ये देखिए, ये जैसे विकास और पंचवर्षीय योजना की है, ये दी जा चुकी है
है। इसमें करीब 200 प्लस MCQ है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे ही फैक्ट इसमें कवर किए हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 MCQ है, ये भी दी जा चुकी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में। इन MCQ के अलावा अगर आप इनकी इनकी वीडियो भी देखना चाहते हैं हर थ्योरी की, और आपको इनको ट्रिक द्वारा भी याद करना है, परिभाषाएं आपको नहीं हो रही, तो आप इसकी वीडियो भी हमारे टेलीग्राम पर डली हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही नवजात महामैराथन के 200 MCQ दिए जाएंगे। अधिनियम के 2000 MCQ आज रात को या कल में दिए जाएंगे। सारा अधिनियम इसमें कवर रहेगा, शिक्षा का अधिकार भी, बाल श्रम नीति भी, मातृत्व अधिकार अधिनियम भी, लिंग चयन प्रसव तकनीक अधिनियम भी, और जो कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न है, पॉक्सो है, हर सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, घरेलू हिंसा हुआ, सब कुछ इस अधिनियम में कवर रहेगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर, राजस्थान में आए पेपर, सारा कुछ कवर किया है। इस पर ये ग्रंथि और हार्मोन की करीब 300 प्लस MCQ की बुक मिलेगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मिलेगी, ये मादा जनन तंत्र की मिलेगी, स्वास्थ्य नीति और योजनाओं की मैं दे दी हूँ ये। बस इसके बाहर कुछ नहीं करना है, बस यही पढ़ना है। टीबी और निमोनिया का मिलेगी। स्कूल पूर्व शिक्षा के 1040 MCQ मिलेंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको बस यही पढ़ना है। ऐसे ही ICMR की MCQ मिलेगी, स्वास्थ्य नीति की मिलेगी। तो ये सारे ही आपको MCQ मिलेंगे। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो आज ही आप ज्वाइन कीजिएगा, आज ही आप इसको करिएगा। इसमें सारे ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर होंगे। इसके अलावा सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी होंगे। एग्जाम के लास्ट 5 दिन पहले हम मैथ्स और रीजनिंग के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाएंगे, जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर रहेंगे, और कंप्यूटर के भी सारे कंप्यूटर जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये महिला बाल विकास की योजना का है। महिला बाल विकास की योजनाओं की भी करीब मैं 200-300 प्रश्न दूंगी, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। एक बालिका के कितने वर्ष की उम्र तक उसके नाम का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है? तो 10 साल तक की उम्र तक खोला जा सकता है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हुआ था। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हुआ था। मोदी जी ने कहाँ से किया था? हरियाणा के पानीपत से इसका शुभारंभ किया था। कहाँ से किया था? हरियाणा के पानीपत से इसका शुभारंभ किया था। खाता खोलने की तारीख से, मतलब खाता 10 वर्ष तक का बच्चा खोल सकता है, और 21 साल के पूरा होने तक खाता परिपक्व हो जाएगा। 21 साल होने पर उसको पैसे मिल जाएंगे। इसमें न्यूनतम 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में जितना भी निवेश करोगे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिल जाता है। 250 भी कर सकते हो, और पहले 250 कर सकते थे, अब 1000 भी कर सकते हैं पहले न्यूनतम राशि, और इसको 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। 22 जनवरी 2015 को आरंभ हुआ था, याद रखना। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें दे रहे हैं कि निम्न में से कौन सी आकृति कमीज, चादर और तौलिए के बीच संबंध को दर्शाती है? एक बात बताओ मुझे कि क्या कमीज में, क्या चादर में और तौलियों में कोई संबंध दिख रहा है? कमीज अलग है, चादर अलग है, तौलिया अलग है, सारा तीनों ही अपना इंडिविजुअल अलग अलग है, कोई में अंतर नहीं दिख रहा। तो ये देखो यहाँ पर ये तीनों संबंध बता रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी तीनों संबंध बता रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 2 में संबंध बता रहा है, ये भी नहीं होगा। ये तीनों अपने इंडिविजुअल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। पहला इसका आंसर हो जाएगा। पहली आकृति कमीज, चादर और तौलिए के बीच संबंध बता रही है, तो ये चादर, कमीज और तौलिए अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो ये बता रहा है, इसमें बताना है लुप्त संख्या बताना है। देखो यहाँ पर बी दिया है, एन दिया है, और यहाँ पे 214। यहाँ पे क्या दिया है? बी दिया है, एन दिया है, और ये 214 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? एल दिया है, और ये यहाँ पे दिया है 918। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। देखो यहाँ पे 214 कैसे आ रहा है? देखो जो बी होता है, ABCD में बी कौन से नंबर पर आता है? ABCD जब बोलते हैं ए से बी, ए 1 नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है? 2। तो यहाँ पे इसलिए उनने 2 लिख दिया। जो एन होता है ना ABCD में, वो 14वें नंबर पर आता है, तो उन्होंने यहाँ पे 14 लिख दिया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये 214 हो गया। बी कौन से नंबर पर आ रहा है? दूसरे नंबर पे। एन कौन से नंबर पे आ रहा है? 14 नंबर पे आ रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 214 लिख दिया। अब सेम आपको यहाँ पे ये करना है। ये एल कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर एल आता है, और जो 18 आता है, 18 वाला जो नंबर आता है वो आर पे आता है। आर जो होता है 18वें नंबर का होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो ये आर आ जाएगा, तभी यहाँ 918 लिखा है, क्योंकि एन का क्या हो गया? एल हो गया, और 18 का क्या हो गया? आर हो गया। तो 918 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर इसका आंसर हो जाएगा।
ये इसकी व्याख्या भी दी है कि जैसे बी का 2 है, एन का 14 है, तो ये कितना हो गया 214। उसी प्रकार एल का एन है और आर का 18। आर का 18 नंबर आप समझ रहे हो ना, जैसे कि ए बी सी डी ई है, तो ए का 1 नंबर हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, ऐसे नंबर हो जाएंगे। ऐसे नंबर करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 120 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल मराठी बोल सकते हैं, 25% केवल गुजराती बोल सकते हैं और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कुल कितने छात्र गुजराती बोल सकते हैं? सबसे पहले हमको पता है 120 छात्र की एक कक्षा है, तो हम ये जो 40 और 25 जो दिया है इनको प्लस करके 120 से घटा लेंगे, तो हमको दोनों भाषा बोलने वाले छात्र पता चल जाएंगे कि जो मराठी भी बोल सकते हैं और जो गुजराती भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 120 में से किसको माइनस कर देंगे, 25 और 40 को जोड़कर माइनस कर देंगे। तो 120 में अगर हम इनको जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखो, देखो ये मेरी बात ध्यान रखो कि ये जो परसेंटेज में है 25% और 40%, तो ये किसका परसेंट है, ये 100 का ही परसेंट होंगे। ये किसका परसेंट है, 100 का परसेंट है। तो ये 100 का परसेंट में से हम 100 में से ये बता रहे हैं कि 40 क्या बोल सकते हैं, मराठी बोल सकते हैं, और 25 क्या बोल सकते हैं, गुजराती बोल सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें वो बच्चे मिल जाएंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 को और 40 को प्लस कर देंगे और उसको 100 में से घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 35। ये जो 35% बच्चे हैं ये ऐसे बच्चे हैं जो गुजराती भी बोल सकते हैं और जो मराठी भी बोल सकते हैं। तो 35% बच्चे ऐसे आ गए। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे बच्चे निकालना है जो गुजराती बोल सकते हैं। दोनों भाषा बोलने वाले कितने आ गए, 35। ये याद रखना, दोनों भाषा बोलने वाले कितने आ गए, 35। और यहाँ पे क्या वो दिया है कि 25% केवल गुजराती बोल सकते हैं। यहाँ पे केवल गुजराती वाले बोलने वाले कितने हैं, 25% हैं। और दोनों भाषा बोलने वाले कितने निकाल लिए हमने, 35% निकाल लिए। तो अब हम 120 का 35% निकाल लेंगे और 120 का 25% निकालेंगे। 25% जो केवल गुजराती बोल सकते हैं और 35% हमने क्या निकाला, जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मुझे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।